हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन स्टडी में। मैं राहुल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है महास्मृति बैच का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चन किए जाएंगे। एनडी, एयरफोर्स, नेवी, सीडीएस सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चंस का सिलेक्शन पीवाईक्यू क्वेश्चन से किया हुआ है। जैसा कि आपने कल वीडियो देखा होगा, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन थे और आपके मनीष सर ने भी जो क्वेश्चंस करवाए थे वो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन थे। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें, एंड क्वेश्चंस का कलेक्शन करें कि क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गॉस का नियम लागू होता है। ए ऑप्शन क्या है? किसी बंद पृष्ठ के लिए। बी ऑप्शन क्या है? वर्ताकार पृष्ठ के लिए। सी ऑप्शन क्या है? त्रिभुज आकार पृष्ठ के लिए। और डी ऑप्शन क्या है? नहीं। तो गॉस का नियम हमेशा काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए चाहे वह कैसा भी हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी काल्पनिक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टीव दूध में गॉसत नियम लागू नहीं होता है। ये यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, इसमें आप लिख लेना कि स्थिर वैद्युत में गॉस का नियम कहाँ लागू नहीं होता है। तो आप यहाँ पे आप लिख लेना स्थिर गॉस नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है। स्थिर वैद्युत में गॉस नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है। इसको गॉस भी बोलते हैं, इसको गाउस भी बोलते हैं। स्थिर वैद्युत में गाउस का नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है। और ये आपको बता दूं कि गाउस का नियम हमेशा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, यानी 1/r² के समानुपाती होता है। तो ए ऑप्शन क्या है? विभव का मान विद्युत क्षेत्र में ज़्यादा है यदि विभव का मान विद्युत क्षेत्र के बराबर है, यदि विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत विभव से कम है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम के पूर्णतः सत्य न हो। ये लागू तभी नहीं होगा जब व्युत्क्रम वर्ग पूर्णतः सत्य न हो, यानी 1/r² के समानुपाती नहीं हो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। व्युत्क्रम वर्ग क्या पूर्णतः सत्य नहीं हो, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समान दूरी पर रखी एन प्लेटों के प्रयोग से एक संधारित्र की रचना की गई है। इन्हें एकांतर क्रम में संयोजित किया गया है। दो प्लेटों को मध्य संधारित्र की धारिता का मान की सी है, तो परिणामी धारिता कितनी होगी? तो परिणामी धारिता कितनी होगी, यानी दो प्लेटों को एकांतर क्रम में संयोजित किया गया है। एकांतर क्रम में संयोजित किया गया है और इनको अन्य प्लेटें लगाई जाती है बीच बीच में, अन्य प्लेटें। तो कितने संधारित्रों का निर्माण होगा? तो अन्य संधारित्रों का निर्माण होगा। तो अपन खूब बहुत सार के संधारित्रों को यदि एकांतर क्रम में लाते हैं तो उनके द्वारा बनाए गए संधारित्रों की संख्या कितनी होती है? n-1 इंटू सी होती है। n-1 इंटू सी होती है। जैसा कि ए ऑप्शन में क्या है? 2c रोंग। बी ऑप्शन में क्या है? nc रोंग। सी ऑप्शन में क्या है? c/n रोंग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? n-1c। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? यदि संधारित्र के आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो उस धारिता C का मान क्या होगा? ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि किसी संधारित्र के आवेश यानी Q को दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी धारिता यानी C का मान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि धारिता C का मान क्या होता है? A/0/d। ए का मतलब होता है एरिया, ε0 का मतलब होता है परावैद्युता, टी का मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूरी होता है। तो सी किन पर? इन तीनों पर ही डिपेंड करता है, आवेश पर डिपेंड नहीं होता है। तो इसको 2 गुना कीजिए चाहे 4 गुना कीजिए, ये सी का मान सी रहेगा, इसलिए समान ही रहेगा। कभी भी नो चेंज रहेगा, ये हमेशा नो चेंज रहेगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी समान ही रहेगा, क्योंकि सी का मान A/0 और डी पर ही डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समान त्रिज्या के पारे की 8 बूंदें, समान त्रिज्या के पारे की छोटी छोटी 8 बूंदों पर समान आवेश है। इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। बड़ी छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी?
कि 8 छोटी छोटी बूंदें हैं उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो धारिता पूछ रहा है, धारिता का मतलब C। तो इसका जो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि धारिता यानी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंदों से जो धारिता बनाई, बड़ी बूंद के लिए धारिता बनाई जाती है, उसका फॉर्मूला होता है C डैश बराबर n⁻⁴ इंटू C। अब क्या बोल रहा है, छोटी छोटी 8 बूंदों यानी 8 लेनी है n की वैल्यू, तो 8⁻⁴। तो 8⁻⁴, 8 को क्या लिख सकते हैं 2⁻³ गुणा 1/3, 1/3 में 3 से 3 जाएगा तो 2 आंसर आएगा, यानी 2 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी रोंग, 8 गुनी रोंग, 16 गुनी रोंग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, यानी 2 गुना हो जाएगा, धारिता का मान 2 गुना हो जाएगा। इसका ये फॉर्मूला याद रखना, C डैश बराबर n⁻⁴ इंटू C। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान। सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करने का तरीका होता है रो लिखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध को, इसे इंग्लिश में रेसिस्टिविटी भी कहते हैं। और रो का मान हमेशा टेम्परेचर और नेचर पे ही डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर पे ही डिपेंड करता है। तो ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा ताप बढ़ाने पर। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, ताप बढ़ाने पर चालक का नहीं आएगा, यहाँ पे अर्धचालक का लिख लेना, क्योंकि चलो चालक भी सही है, अर्धचालक के लिए तो घटता है। तो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान। तो ए ऑप्शन क्या है बढ़ता है, बी ऑप्शन क्या है घटता है, सी ऑप्शन क्या है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन क्या है नन ऑफ दीज यानी नहीं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है क्योंकि ताप बढ़ाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन पे। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है, अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। अतिचालक पदार्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, अतिचालक मतलब अर्धचालक या फिर अर्धचालक या फिर कुचालक है ना। तो अतिचालक ही बोलो आप, अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है। इसमें ए ऑप्शन बोल रहा है 0, बी ऑप्शन बोल रहा है अनंत, सी ऑप्शन बोल रहा है 2r और डी ऑप्शन बोल रहा है 1/r। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनंत होती है अतिचालक पदार्थ की चालकता। और चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेंस होता है या फिर ओम इनवर्स होता है। सीमेंस देखना, ये PYQ में आया हुआ भी है, एयरफोर्स में आया हुआ है। सीमेंस किसका मात्रक होता है, सीमेंस बराबर होता है महो या फिर ओम इनवर्स। तो आप याद रखना 7th क्वेश्चन में हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस बंद परिपथ में प्रदर्शित करता है। जो इसमें बोल रहा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस बंद परिपथ में प्रदर्शित होता है, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम किस नियम पर लागू होता है, इसे बोल रहा है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है ना, वो हमेशा ऊर्जा के या फिर ओम के नियम का ही पालन करता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कोणीय संवेग रोंग हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है आवेश संरक्षण रोंग हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है संवेग रोंग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR। समीशन V बराबर यदि 0 होता है तो IR भी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है ओम का नियम, ओम का नियम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नमन कोण का मान 90 डिग्री कहाँ पर होता है, कि नमन कोण का मान 90 डिग्री कहाँ पर होता है। नमन कोण से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की 2 एक्सिस है, इसको y एक्सिस, इसको x एक्सिस। यहाँ पे होता है इक्वेटर, यहाँ पे होता है इक्वेटर, यहाँ पे होता है पोल, यहाँ पर होता है पोल। पोल के कारण बना हुआ कोण होता है 90 डिग्री और इक्वेटर के कारण बना हुआ कोण होता है 0 डिग्री। नमन कोण का मान 90 डिग्री कहाँ होता है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो ए ऑप्शन क्या है विषुवत रेखा पर, बी ऑप्शन क्या है भूमध्य रेखा पर, सी ऑप्शन क्या है दोनों पर, डी ऑप्शन क्या है ध्रुवों पर। ध्रुवों को इंग्लिश में बोला जाता है पोल, पोल पर।
तो अब मैंने बताया कि पोल पे ही 90 डिग्री होता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, द, ध्रुवों पर हो जाता है, द हो जाता है ध्रुवों पर। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और आपको ये भी याद रखना है कि ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो भार का मान भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। और अपन ज़्यादा से ज़्यादा शक्कर बेच सकते हैं या फिर अपन खूब ज़्यादा शक्कर को खरीद सकते हैं वहाँ पे। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार का टायर कीचड़ पे से जाता है, एक कार का टायर कीचड़ पर से जाता है तो वह कीचड़ टायर के चिपक जाता है सड़क को छोड़कर, तो इसके कणों की गति क्या होगी जब कार उत्तर दिशा में जाती है। एक कार का ये टायर है, ये जा रहा है तो इस पे कीचड़ चिपक जाता है। यदि यह उत्तर दिशा में जाती है, यदि यह कार उत्तर दिशा में जाती है तो बोल रहा है कि कीचड़ की दिशा क्या होगी। तो ये जब उत्तर दिशा में जाती है तो कीचड़ की दिशा इसके विपरीत होती है। तो ये उत्तर में जाएगी तो वह दक्षिण में जाता है, इधर दक्षिण में जाता है। तो अपन को याद रखना है कि कीचड़ की दिशा दक्षिण में होगी। ए ऑप्शन क्या है, पश्चिम में। बी ऑप्शन क्या है, उत्तर में। सी ऑप्शन क्या है, दोनों। डी ऑप्शन क्या है, दक्षिण की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, दक्षिण की ओर, क्योंकि विपरीत होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लड़का रेलगाड़ी के ऊपरी डिब्बे पर बैठा है, एक लड़का है वो रेलगाड़ी के ऊपरी डिब्बे पर बैठा है, ऊपरी डिब्बे पर बैठा है तथा रेलगाड़ी रुकने वाली। इस समय वह लड़का नीचे एक एप्पल फेंकता है, तब वह एप्पल कहाँ गिरेगा। जैसा कि अपन जानते हैं कि रेलगाड़ी में प्रत्येक बैठा यात्री रेलगाड़ी के चलने पर अपने शरीर को भी गतिमान रखता है। क्यों, क्योंकि शरीर गतिमान रहता है, यह न्यूटन के लॉ के अनुसार चलता है सभी काम। तो इसलिए वह एप्पल को फेंकता है, कब, तब गाड़ी रुकने वाली होती है। तो वह एप्पल उसकी स्थिति में नहीं गिरता है, वह एप्पल जहाँ पर गिरना चाहता है या तो उससे आगे या फिर उसके कुछ दूर गिरता है, आगे या फिर कुछ दूर गिरता है। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, वह एप्पल उस लड़के के हाथों के सीधे में गिरेगा, यानी सीधे में गिरेगा। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एप्पल उसके हाथों के आगे या कुछ दूर गिरेगा। डी, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, एप्पल पीछे की तरफ गिरेगा। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, एप्पल उस लड़के के हाथों के आगे या कुछ दूर गिरेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ताप बढ़ाने पर निम्न में से किसका प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाने पर निम्न में से किसका प्रतिरोध घटता, ताप बढ़ाने पर निम्न में से किसका प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाने पर आपको मैं बता दूं कि ताप बढ़ाने पर जर्मेनियम का प्रतिरोध बढ़ता है, सिलिकॉन का प्रतिरोध घटता है। जर्मेनियम का, सिलिकॉन का प्रतिरोध घटता है क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन में 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5-5 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इनको पंच संयोजी तत्व भी कहा जाता है। पंच संयोजी तत्व भी कहा जाता है। इनको अर्धचालक बनाने के रूप में काम में किया जाता है। अर्धचालक एन टाइप और पी टाइप बनाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसा कि फॉस्फोरस नहीं होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, जर्मेनियम। जर्मेनियम। और अपन बॉन्डिंग बनाते हैं कि जर्मेनियम से ऐसे ऐसे अर्धचालक में से बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसे पी टाइप या फिर एन टाइप का दर्जा देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है। ये पृथ्वी है और ये रहा चुंबकीय ध्रुवों पर, ये पोल होता है, पोल को हमेशा ध्रुव बोलते हैं। ये क्या होता है, इक्वेटर होता है, इक्वेटर को विषुवत रेखा इसे कुछ बोलते हैं हिंदी में। तो पोल पे क्या होता है, थीटा का मान 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। वो कैसे होता है, पृथ्वी की सतह पर जाते हैं तो 0 डिग्री समानांतर, पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये इसके लंबवत होता है 90 डिग्री। इसलिए पोल पर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, 360 रॉन्ग, 180 रॉन्ग, 0 रॉन्ग। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, यानी 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी परमाणु में Z परमाणु क्रमांक तथा M परमाणु द्रव्यमान है तो परमाणु में न्यूट्रॉन का मान क्या होगा। कोई परमाणु है X, उसमें परमाणु क्रमांक Z है
तथा मास क्या है, कैपिटल एम है। तो क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन का मान क्या होगा, न्यूट्रॉन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो द्रव्यमान संख्या क्या है अपने पास, एम है, तो एम माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एम माइनस क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एम रॉन्ग हो जाएगा, जेड अपॉन एम रॉन्ग हो जाएगा, जेड माइनस एम रॉन्ग हो जाएगा, एम माइनस जेड, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखे, वीडियो को छोड़कर ना जाए, वरना आपका पढ़ना व्यर्थ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रुद्धोष्म लिख लेना। रुद्धोष्म प्रक्रम में, यहाँ पर लिख लेना, रुद्धोष्म प्रक्रम में, मैंने ये क्वेश्चन कल भी करवाया था आपको। रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान कितना होता है, ये बोल रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का मान कितना होता है। अपन जानते हैं कि उष्मागतिकी का फर्स्ट नियम डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू होता है। डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू होता है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि डेल क्यू बराबर क्या होता है, शून्य होता है। डेल क्यू बराबर क्या होता है, शून्य। तो डेल क्यू शून्य होगा तो डेल यू क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी कि नहीं आएगी, डेल डब्ल्यू के बराबर। तो आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होगा, माइनस होगा। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऋणात्मक सही है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, धनात्मक रॉन्ग है। सी ऑप्शन दोनों रॉन्ग है। डी ऑप्शन शून्य रॉन्ग है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी ऋणात्मक होती है वह क्या होती है, ऋणात्मक। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बूंद में दाब आधिक्य क्या होता है। सबसे पहले दाब आधिक्य का नाम पूछ रहा है, तो दाब पे चलेंगे। दाब क्या होता है कि दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यानी बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन, ए का मात्रक यानी एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो फोर्स अपॉन एरिया दाब होता है। और दाब आधिक्य बता दूँ आपको, बुलबुले के लिए कितना होता है, 4T अपॉन आर होता है। बुलबुले के लिए दाब आधिक्य कितना होता है, 4T अपॉन आर होता है। और बूंद के लिए होता है, वो ऑप्शनों से देखेंगे, ए 4T अपॉन आर, ए बी 2T अपॉन आर, सी 0 और डी अनंत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है कि बूंद में क्या होता है, उसका आधा होता है, तो 2T अपॉन आर हो जाएगा, यानी 2T अपॉन आर होता है। 4T अपॉन आर बुलबुले में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या का मान। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या का मान। याद रखना, एक साबुन के बुलबुले हैं उसको ऋण आवेश देंगे, एक साबुन का बुलबुला है उसको ऋण आवेश देंगे तो प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। ये प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस चिन्ह में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने से क्या होगा, उसके त्रिज्या का मान बढ़ेगा। त्रिज्या का मान बढ़ने से उसका क्या होगा, आकार बढ़ेगा। यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण होगा माइनस माइनस में। और प्रतिकर्षण होने से उस बुलबुले का मान या फिर बुलबुले की त्रिज्या या फिर बुलबुले का आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा सही है, घटेगा गलत है। सी अपरिवर्तित, डी नहीं, तो रॉन्ग हो जाएंगे ये तीनों। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ेगा। ए राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा बुलबुले को ऋणावेश देने पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में जा रहे एक आवेशित कण पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र बल का परिणाम निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र में कोई वस्तु या फिर कोई आवेशित कण जा रहा है, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जा रहा है, ये तो उस जाने पर विद्युत क्षेत्र बल द्वारा, विद्युत क्षेत्र बल यानी किस पर निर्भर करता है, यानी F किस पर निर्भर करता है। और विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जाता है तो उसके कारण लगने वाला बल होता है F बराबर QE। F बराबर QE। तो इस बल का मान QE होता है। और ये आवेश किन किन पर निर्भर करता है, बराबर QE। जो कण जाता है वो किस पर निर्भर करता है, कण के विभव पर, कण के वेग पर, कण के त्वरण पर, कण के आवेश पर। ये दो ही चीज़ों पर निर्भर करेगा, एक तो आवेश पर, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड पर यानी विद्युत क्षेत्र पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कण के आवेश पर, कण के आवेश पर, कण के आवेश पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, mr²। क्या होता है, mr²। मास पे करेगा, त्रिज्या पे करेगा, यानी त्रिज्या का मतलब ये घूर्णन एक्सिस पे करता है, घूर्णन एक्सिस पे करता है। तो इसका ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, घूर्णन एक्सिस पर करता है, कोणों के सिद्धांत पर करता है, द्रव्यमान पर करता है,
कोणीय वेग यह एक प्रकार की ऐसी राशि है जिस पर यह नहीं करता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा द इसका राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कोणीय वेग पर नहीं करता है, कोणीय वेग पर नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र, कोई वस्तु होती है उसका द्रव्यमान केंद्र का मतलब कि उसका बीच वाला सेंटर होल के लिए बीच में होता है, और जैसे अपन बनाते हैं ऐसी संरचना तो उसमें कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। तो ये अंदर की तरफ भी होता है और बाहर की तरफ भी होता है, वस्तु का द्रव्यमान केंद्र दोनों तरफ होता है। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, वस्तु के अंदर तथा बाहर होता है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, वस्तु के अंदर होता है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, वस्तु के बाहर। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, नहीं। तो आपको मैंने बताया कि यह अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वस्तु के अंदर तथा बाहर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं या फिर हिलने लगते हैं। तो कपूर के ये टुकड़े हैं, कोई जल है, इस जल में कपूर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े क्यों नाचने लगते हैं, तो इसका कारण क्या है, जल में छोटे छोटे टुकड़े इसलिए नाचने लगते हैं क्योंकि इनके पृष्ठ तनाव के कारण ही नाचने लगते हैं। और पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बल अपॉन लंबाई होता है, F अपॉन L होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर होता है, न्यूटन अपॉन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसका ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, शांता। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोणीय वेग। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, पृष्ठ तनाव। तो डी ऑप्शन यहाँ पर लिख लेना, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी पृष्ठ तनाव के कारण ही ये सब होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही बूंद का गोलाकार होना, वर्षा की बूंद ऊपर से आती है तो उसका गोलाकार हो जाना होता है। जल के किस गुण के कारण, इसका भी यह आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि टोर किसका मात्रक होता है या फिर टोर मात्रक किसका है। तो ये टोर हमेशा मात्रक याद रखना, टोर होता है प्रतिबल का भी होता है टोर मात्रक, जैसे प्रतिबल के बराबर भी हो सकता है। टोर किसका मात्रक हो सकता है, प्रतिबल के बराबर भी हो सकता है। प्रतिबल के समानांतर एक और होता है, वो आपको बताना है क्या होता है। तो आप बताएं, तब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ कि ए होता है कार्य, बी होता है बी दिया हुआ है वेग, सी दिया हुआ है दाब, और डी दिया हुआ है जड़त्व आघूर्ण। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है कि जो दाब होता है ना, सी, दाब का ये फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, जो प्रतिबल के ही समानुपाती होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, स, यानी यह दाब का ही मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बर्नौली प्रमेय का प्रयोग किस में होता है। बर्नौली प्रमेय का प्रयोग किस में होता है, बर्नौली प्रमेय का प्रयोग किस में होता है। बर्नौली प्रमेय यानी जो उड़ानी चीज़ों से संबंधित रखता है बर्नौली प्रमेय। तो इसका ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिक प्रेस। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हवाई जहाज का ऊपर उठना। सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए व ब दोनों। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। तो इसका ए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिक प्रेस, जो रॉन्ग हो जाता है। और बी, अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन हवाई जहाज का ऊपर उठना, तो हवाई जहाज का ऊपर उठना बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट। बर्नौली प्रमेय का प्रयोग इसी सिद्धांत पर होता है, हवाई जहाज का ऊपर उठना इसी काम करता है, यही काम करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। कृत्रिम उपग्रह यानी भूस्थिर उपग्रह में कृत्रिम सरल लोलक का आवर्तकाल, सबसे पहले मैं बता दूं कि सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडरवुड एल अपॉन स्मॉल जी होता है। तो इसका जी का मान यदि मैं मानूँ शून्य, जी का मान शून्य मानूँ, तो टी का मान क्या हो जाता है, अनंत। टी का मान क्या हो जाता है, अनंत। तो कृत्रिम उपग्रह में आवर्तकाल का मान कितना होता है, अनंत। 0 गलत, 2t गलत, अनंत हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्व समाप्त हो जाए तो क्या होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्व समाप्त हो जाता है तो क्या होता है कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसका गुरुत्व यानी ग्रेविटी से क्या होता है, ग्रेविटी ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो क्या हो जाता है,
कि भार भी शून्य हो जाता है, क्योंकि भार बराबर क्या होता है, mg होता है, तो भार भी अपना क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, भार वही रहता है परंतु द्रव्यमान शून्य होता है। ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि भार तो शून्य हो जाता है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, भार व द्रव्यमान शून्य हो जाता है। भार व द्रव्यमान दोनों नहीं होते हैं, भार ही शून्य होता है। सी रॉन्ग हो जाएगा। डी क्या बोल रहा है, भार तो शून्य हो जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी भार ही शून्य होता है और इसका द्रव्यमान वही रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पिंड की टक्कर के बाद पिंड की गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, ऐसा है क्वेश्चन। ये पिंड है, ये पिंड टक्कर करेगा तो टक्कर के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाती है। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा में, हीट एनर्जी में। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, आंतरिक ऊर्जा में, इंटरनल एनर्जी में। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ए, यानी जो गतिज ऊर्जा होती है ना वो किस में बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में बदल जाती है, उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। वह कार्य करने लग जाती है, फिर वह ऊर्जा का ह्रास करने लग जाती है, उसमें ऊर्जा में बदल जाती है। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्थर को घुमाते घुमाते छोड़ दे तो वह गति करेगा। यदि कोई एक पत्थर है, अपन उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना घुमाते घुमाते, सही है बिल्कुल। छोड़ दे तो वह कैसी गति करेगा, ये पत्थर है, इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो आपको जैसा कि पता है उसको छोड़ेंगे तो ये न्यूटन के जड़त्व के नियम का पालन करता है, जो कि एक बार गतिमान होने का प्रयास करता है, इसलिए छोड़ेंगे तो बिल्कुल वह सीधा जाएगा, वह गतिमान रहने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर आधारित है तो इसका जो पथ होगा वो कैसा होगा, वर्ताकार नहीं होगा, प्रवलयाकार नहीं होगा, क्योंकि वह सीधा जाता है और प्रवलय तो ऐसा होता है और वर्त सर्किल होता है। और डी सी ऑप्शन क्या है, सरल रेखीय। ये इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरल रेखीय होता है, यानी रेखीय होता है, लीनियर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका लीनियर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन नहीं है अपने पास, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। और आज हमने लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस का बीच का वो एवरेज पूरा कर लिया है, और अपन 25 क्वेश्चन हमें रोजाना के लिए करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर कौन सा था, 4 था। लेक्चर नंबर शायद 5 था, ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर कौन सा था, 5 था। इसलिए आप इन PYQs क्वेश्चंस को कीजिए, दोबारा कीजिए, और एक बारी वीडियो को पॉज कीजिए तथा खुद से क्वेश्चंस के आंसर देने का प्रयास कीजिए। और जीके की क्लास, जीके गुरु मनीष कुमार की क्लास यानी मनीष सर की क्लास लेना ना भूले, क्योंकि वह कुछ दिनों में, 1 या फिर 2 दिनों में जीके का महाभंडारा यानी महा मैराथन लेके आने वाले हैं, इसलिए आप उनको सपोर्ट करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए गुड बाय, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।